प्रैक्टिकल्स आई थिंक वी हैव फिनिश्ड, तो हम लोग थियरी रिवीजन ही आगे बढ़ाएं। अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग। यस मैम। ओके, सो हम लोग सेकेंड यूनिट में आपका एक टॉपिक है स्टेक होल्डर्स ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एक्सटेंशन, उसे डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग कोर्स तो कवर कर चुके हैं, पर आई थिंक ये टॉपिक उतना रिवीजन हमने नहीं किया है, तो आज इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट में देखिए स्टेक होल्डर्स इन डेवलपमेंट। सो ऑल आर रेडी, स्टार्ट करें। अनम्यूट रहिए सभी लोग। हाँ, रिवीजन क्लासेस में हाँ कोई सभी अनम्यूट रहेंगे। स्टेक होल्डर का सबसे पहले मतलब समझते हैं, स्टेक होल्डर क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी, पहले इन जनरल देखते हैं, कोई बिजनेस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो, तो उनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप हो जो उस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता हो, यानी प्रभावित करता हो उस संस्था को, तो उसे भी हम स्टेक होल्डर में लेते हैं। और या तो कोई ग्रुप या इंडिविजुअल है जिसको वो ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट कर रही है, इफेक्ट कर रही है, तो वो भी उसके स्टेक होल्डर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, वो कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है ना, तो जो उसके कस्टमर्स हैं जो उसको खरीद रहे हैं वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं। फिर जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी जो उनका माल लोगों तक पहुंचाएंगे, वो उसके स्टेक होल्डर हो गए। तो कोई बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट हो, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। या वो व्यक्ति या ग्रुप उससे प्रभावित हो रहे हों तो वो भी उसके स्टेक होल्डर होते हैं, या उसको प्रभावित कर रहे हों तो वो स्टेक होल्डर होते हैं। इन जनरल दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज स्टेक होल्डर। अब उसको हम डेवलपमेंट और एक्सटेंशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। I'm just sharing the screen. Wait for a minute. ठीक है, तो हमने जब एक्सटेंशन को का डिस्कशन किया तो एक्सटेंशन को हमने इस पर्सपेक्टिव से, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखा कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, वहाँ पे एक्सटेंशन की ज़्यादा आवश्यकता है। और बेसिकली मेजॉरिटी पीपल जो हैं वहाँ पे हम जो हमारा एक्सटेंशन सिस्टम है वो रिग्रेसली वर्क करता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और स्टोरेज और उसकी जो यूटिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं वो देते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव से स्टेक होल्डर्स को समझते हैं कि चलिए स्टेक होल्डर की जो मीनिंग है, जो समझ है, वो अगर हम एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं तो उसको लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज एवरीवन ईट्स फूड एंड बिकॉज in the modern world, foodstuffs are distributed across huge areas. Any issue relating to agriculture ultimately affects a large and scattered range of consumers. तो जब हम खाद्य पदार्थों को लेते हैं तो ये सबसे बेसिक सर्वाइवल थिंग है जो सभी को चाहिए। यानी इसके स्टेक होल्डर्स भी हम देखेंगे कि जो ऑब्वियसली एक लार्ज एरिया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल उससे कवर होंगे। तो the complexity of agriculture, land use and food production systems also means that many different organizations have commercial or regulatory interest in farming and its possible health effects. तो जो हमारे farmers हैं, इनका जो उत्पादन है, इनकी जो फसल है, उसमें बहुत सारे लेवल पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं, और उनकी एक्टिविटी, उनका इन्वॉल्वमेंट अल्टीमेटली फार्मर्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो ऑल दीज नीड टू बी कंसिडर्ड एज पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स इन द असेसमेंट। तो अब हम समझते हैं, मान लीजिए हमने एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लिया, तो कौन कौन लोग स्टेक होल्डर कहलाएंगे एग्रीकल्चर के। ठीक है, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हो गया हमारे फार्मर्स एंड देयर एजेंट्स, जो हमारे किसान हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, यानी जिनकी जमीन है, या हो सकता है जो किसान है उसकी खुद की जमीन हो, उस पर काम कर रहा हो, या हो सकता है लैंड ओनर कोई और हो, और फार्म वर्कर्स उस पर, और जो किसान है या मजदूर है वो काम कर रहे हो। यूनियंस, फार्मर्स एसोसिएशन,
तो जो भी हमारे किसान हैं, कई जगह जहाँ संगठित अच्छे से फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, तो वहाँ पे फार्मर्स जो किसान हैं उनकी संस्थाएं भी होती हैं, एसोसिएशन होती है, सोसाइटी होती है, तो यूनियन भी होती है। तो ये सारे लोग जो हैं वो हमारे स्टेक होल्डर में आएंगे जब हम एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो interest role, victims of exposure, risk management and reduction, potential victims, beneficiaries of risk response. दूसरा है एग्रीकल्चर सप्लायर्स एंड सर्विसेज। अब ये जो हमारे फार्मर्स हैं, इनको खेती करने के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं सप्लाईज की और सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो ट्रैक्टर हो सकता है, वो फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, वो पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज हो सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी के बीज हो सकते हैं, या मान लीजिए उनका जो हम कह सकते हैं खेती का जो भी उत्पादन है या जो प्रोडक्ट है या जो फसल है वो तैयार हो गई तो उसको ट्रांसपोर्ट करके शहरों में या बाजारों में भिजवाना है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है। तो एग्रीकल्चर सप्लायर्स एंड सर्विसेज, जो एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको सप्लाई करते हैं और उनकी सर्विस देते हैं, तो वो हमारे सेकंड स्टेक होल्डर हो गए एग्रीकल्चर में। उसमें उसके अंतर्गत एग्जांपल दिया हुआ है सीड सप्लायर्स, यानी जो बीज प्रोवाइड करते हैं किसानों को, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स बनाने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले, और ट्रांसपोर्ट कंपनीज, तो ये हमारी सेकंड स्टेक होल्डर हो गए। फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोसेसर्स, फूड होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज। ये आपको पता है कि जो किसान है वो अपना जो फसल का जो भी उनकी फसल है उसको जाकर होलसेलर्स, जो बड़े विक्रेता होते हैं, उनको बेचते हैं, और वो फिर जो किराना की शॉप्स हैं, रिटेल्स हैं, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दुकानों पर, शॉप्स पर पहुंचती है। तो ये पूरा एक साइकिल है जिसको जो हमारा मार्केट है वो फॉलो करता है। तो वो जो हमारे फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग विक्रेता हैं बड़े या छोटे, वो सब हमारे थर्ड स्टेक होल्डर्स हो गए। नेशनल रीजनल हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी, अब मान लीजिए खाने से रिलेटेड है ना चीजें, तो आपको पता है मैगी का आपने केस देखा था कि उसमें लेड की क्वांटिटी अगर पाई गई तो जो फूड इंस्पेक्टर है उसने रिपोर्ट किया और काफी टाइम तक वो बैन रहा, केस चला। तो जो ये हमारे खाद्य उत्पादन है, इन पर चेक करने के लिए जो सरकार है उसने बहुत सारी एजेंसीज बना रखी है कि पॉइजनिंग ना हो या कोई गलत खाद्य जो पदार्थ है वो सर्कुलेट ना हो जाए मार्केट में, जिससे लोगों की हेल्थ को इम्पैक्ट पड़े। तो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, फूड स्टैंडर्ड एजेंसीज हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एजेंसीज हैं, लोकल रीजनल हेल्थ बोर्ड्स हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सब जो एजेंसीज काम कर रही हैं इसके ऊपर, फूड से रिलेटेड, वो क्या हो गई, वो भी हमारी स्टेक होल्डर के अंतर्गत आ गई। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उससे उसमें जिनको इंटरेस्ट है, हमारे किसान हैं, एग्रीकल्चर सप्लायर्स हैं, फूड इन्वेस्टर्स हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आएंगे। जो उसको इम्पैक्ट करते हैं, यानी ये जो एजेंसीज हैं, ये इनको जो सेफ गार्ड करना है कि जो है जो लोगों की पब्लिक हेल्थ है, जो एनवायरमेंट है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो वो इम्पैक्ट करती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सिस्टम को, एग्रीकल्चर के। तो वो भी स्टेक होल्डर में आ गई। नेशनल रीजनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज, अभी हमने डिस्कस ही किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल रेगुलेटरी एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज। आज कौन सा दिन है बताइए पांचों लोग? हम फ्राइडे, आज एनवायरमेंटल वर्ल्ड लेवल पे बताइए। पांच पर्यावरण डे है। आज तो फोर्थ है, फिफ्थ को है, फिफ्थ को क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है ना? यस मैम। तो हमारा जो जैसे मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट की, और एनवायरमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, तो ये सुनिश्चित करती हैं कि हमारे वातावरण में जो है को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, और जो भी हमारे विकास के लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं उससे उन्हें हम प्रदूषित ना करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल रेगुलेटरी एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, ये भी क्या करेंगी, ये जो अपने लॉज और रिकमेंडेशंस और जो रेगुलेटरी मेजर्स लेंगी, उसके द्वारा जो कृषि है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो लोग जो उसको इफेक्ट करते हो वो भी स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं, तो हमने उनको भी स्टेक होल्डर में ले लिया। यूरोपियन इंटरनेशनल एजेंसीज, इसमें हमारा इंडिया का भी हम ले सकते हैं अगर नेशनल लेवल पे देख रहे हैं हम एग्रीकल्चर को, और WHO, तो FAO फूड एग्रीकल्चर,
सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हमारी एजेंसीज हैं, एनजीओ जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब जो है स्टेक होल्डर्स में आते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या है हमारे सब्जेक्ट के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए जब हम एक्सटेंशन प्रोग्राम कोई प्लान करते हैं, तो उस एक्सटेंशन प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने वाले, ठीक है, जो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर हैं, एक्सटेंशन लीडर है, प्लस जिन लोगों के लिए हम प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, यानी गांव के वो लोग जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको हम प्रभावित करना चाह रहे हैं, जिनके अंदर हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, वो गांव के या ग्रामीण या जिस भी एरिया में एक्सटेंशन प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं, वो हमारे स्टेक होल्डर हो गए। एक्सटेंशन वर्कर्स जो उस प्रोसेस में, उस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, वो स्टेक होल्डर हो गए। फिर मान लीजिए किसी सरकारी संस्था से हम मदद ले रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे स्टेक होल्डर हो गए। हम आंगनबाड़ी केंद्र और जो भी है वहाँ का सिस्टम है, उसको उसको उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं, तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर हो गए। तो इस तरह से जो हमारे स्टेक होल्डर हैं वो प्रोग्राम्स के, उनका ध्यान रखना, उनके रोल्स को डिफाइन करना, समझना, तो दैट इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस। तो ये मीनिंग है स्टेक होल्डर्स इन डेवलपमेंट में, कि हमारे डेवलपमेंट में स्टेक होल्डर्स का जो स्थान है, जो प्लेस है, वो हमें इस टॉपिक में समझना था। तो ये एक एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर का, एज पर स्टेक होल्डिंग इज कंसिडर्ड। नाउ लेट्स सी एट नेशनल लेवल। What is stakeholders' approach towards development? Examine its significance in the Indian context. अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक था कि विकास जो है स्टेक होल्डर को जो है हम भारत के विकास के प्रति उसमें अगर हम समझना चाहें तो उस एस्पेक्ट से हमको उसे डिस्कस करना था। तो स्टेक होल्डर अप्रोच रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वॉल्विंग एवरीवन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड along with those who may have an impact in the developmental process. तो विकास के दृष्टिकोण से जब हम स्टेक होल्डर्स को देखते हैं, तो हर वो व्यक्ति जो विकास की प्रक्रिया में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है या इफेक्ट हो रहा है, वो लोग आ जाएंगे। और along with those who have an impact in the development process, हो सकता है डायरेक्टली वो इन्वॉल्व ना हो उस प्रक्रिया में या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, पर उसका प्रभाव उन पर जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस। अभी आप लोग सुन रहे होंगे, न्यूज में आ रहा है ना कि 5G पर जूही चावला ने केस किया है ना कि इसके, तो व्हाट इज दैट। जैसे कोई भी मान लीजिए विकास के लिए क्या, हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी निरंतर चेंज होती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है। पहले हमारे पास 2G स्पीड का था जो इंटरनेट स्पीड थी, फिर 3G हुआ, 4G हुआ, अब हम 5G की बात कर रहे हैं। यानी जो विकास है या टेक्नोलॉजी है, वो निरंतर जो है उसमें इनोवेशन होता रहता है और बढ़ोतरी की तरफ वो आगे बढ़ती रहती है। पर उसके साथ हमें क्या देखना है, हमको एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, और स्टेक होल्डर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके, हम कह सकते हैं उनके विकास का और उनके वेलफेयर का भी सोचना है। तो मान लीजिए जो ये 5G है, उससे हेल्थ पर नेगेटिव, हमें नहीं पता अभी क्या है, क्या निकल कर आता है कि इसमें क्या तथ्य हैं, पर अगर ऐसा है कि वो जो रेडिएशंस हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे, तो जो सरकार है उसको तुरंत उस इश्यू को देखेगी, समझेगी, जो न्यायपालिका है वो देखेगी कि हमारे जो लोग हैं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में वो लोग, मान लीजिए जो कंपनी 5G ला रही है ना, वो हो गई डायरेक्ट हमारी स्टेक होल्डर। उसको फिर जो लोग जाल बिछाएंगे, टावर्स लगाएंगे, जो इनडायरेक्टली उस पूरे चैनल में इन्वॉल्व्ड हैं, भाई जो डायरेक्टली उसको डील करेंगे, जो वर्कर्स हैं, जो कंपनी पीपल हैं, तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर हो गए। और फिर अल्टीमेटली कोई भी कंपनी जो भी फैसिलिटी लगा रही हो, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, उस शहर में रह रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं, हम 2G 3G से ही काम चला रहे हैं, हम 5G का प्रयोग भी नहीं कर रहे, पर क्योंकि वो जब सिस्टम में आ जाएगा और उसके टावर्स लगेंगे और उस शहर में वो बदलाव आएगा, तो उसके रेडिएशंस या उसका जो इम्पैक्ट है वो तो मेरे पर भी आएगा, भले उस चीज से मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई थी। तो ऐसे लोग जो उससे प्रभावित हों विकास के प्रोसेस से, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं।
तो एक्सटेंशन या डेवलपमेंट एस्पेक्ट से हम ये हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, गवर्नमेंट को इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि उस प्रोग्राम में जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबके वेलफेयर का हम ध्यान रखें, किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो वेरियस स्टेक होल्डर्स आर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इस विकास की प्रक्रिया में जो हमारी भारतीय सरकार है या प्रदेश सरकारें हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरह से उसका पार्ट है। State institutions, civil society, citizens, vulnerable groups, media, corporations, environment, ये सब हमारे stakeholder हो गए। This approach involves taking into account aspirations and needs of all the stakeholders and designing the process so as to active optimum satisfaction among all at the minimum cost। अब ये जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, इसमें हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी जो ज़रूरतें हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो फुलफिल हों, वो हमारे प्रोग्राम, हमारे प्रोजेक्ट, हमारे जो हमने कार्यक्रम बनाया एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए अगर बनाई है, तो उसका ये अप्रोच रहता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक को बहुत फायदा मिल रहा है, मान लीजिए कंपनी बड़ी मालामाल हो जा रही है पर जो और स्टेक होल्डर्स हैं वो सफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबके नीड्स और एस्पिरेशंस को जो फुलफिल करे एंड द प्रोसेस टू बी एक्टिवम ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन। पर हमको इस वही ना कि हम कहते हैं कोई भी प्रोसेस होता है, एक व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है तो दूसरा जो है डिससेटिस्फाइड हो जाता है, हम सबको खुश नहीं कर पाते। पर इस डेवलपमेंट प्रोसेस पे हम ये सुनिश्चित या हम ये कोशिश करते हैं कि मिनिमम सेटिस्फैक्शन हर स्टेक होल्डर को मिल जाए। ठीक है भाई, एटलीस्ट ये गारंटी हो जाए कि हमें ये चीज हार्म नहीं करेगी तो हम ठीक है, हम इतने पे मान जाएंगे। तो मिनिमम जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसको हम, हमारा डिसीजन ऐसा हो कि ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन सभी जो मेंबर्स हैं उनसे मिल जाए और जो मिनिमम कॉस्ट हो यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना करे। तो इस तरह के विकास के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए। सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं। inclusive growth, involvement of all stakeholders will ensure growth in every sector and every class of people। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि हम ये सुनिश्चित करें, ऐसा ना हो कि कोई एक कास्ट, कोई एक रिलीजन, कोई एक तबका या कोई एक जो ग्रुप है वो सोसाइटी में, वो उसको बहुत फायदा मिल जाए, वो बहुत ऊपर चढ़ जाए और बाकी सब जो है उनकी स्थिति जो है वो दयनीय हो जाए या दब जाए। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सबको लेकर चलना, है ना। हम कहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास। तो दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव ग्रोथ, कि जिसमें हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं ना। मान लीजिए टीचर क्लास में भी पढ़ाता है तो कुछ बच्चों का लेवल जो है, मे बी वो डेली बहुत पढ़ते हैं, खुद भी बहुत लेबर करते हैं, बहुत स्टूडियस हैं, या उनका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है, तो उनके एक्सपेक्टेशंस जो लेवल ऑफ टीचिंग के होते हैं वो कुछ और होते हैं। कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, उनका कुछ और होता है, और कुछ बच्चे पुअर भी हो सकते हैं, मे बी उनको वो बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन शुरू से मिला नहीं, या कोई और ऐसा इशू हो सकता है उनका। तो जब टीचर पढ़ाता है तो वो क्या कोशिश करता है कि जो बच्चा जो सबसे वीक है या जो जिसको समझने में, जानने में जिन भी कारणों से सबसे ज्यादा समस्या है, सबसे ज्यादा समय लगता है, हमें उस लेवल तक जाकर पढ़ाना होता है कि उसका सेटिस्फैक्शन भी आ जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पढ़ाने से उसे कभी कुछ समझ ही ना आए और वो बहुत आइसोलेटेड, अलोन फील करे। तो उसकी जरूरत का कंसिडरेशन हम लेते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी टीचिंग में बीच बीच में या फिर इन बिटवीन या ऐसा भी सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा मे बी जो जो बहुत अपर लेवल है उसका इंटरेस्ट भी खत्म ना हो जाए, मोनोटोनस ना हो जाए, उसको थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लगे। तो हमें कुल मिलाकर इस तरह की टीचिंग करनी है कि हर जो सेक्शन है उसको मिनिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, कोई जो है वो बिल्कुल लेफ्ट आउट या ये ना फील करे कि हम किसी एक ग्रुप पर फोकस करके पढ़ा रहे हैं कि चलो इस ग्रुप से हम हाईएस्ट मार्क्स ले आएंगे, हमको तो बस मेडल चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट से आ जाए। तो जो सब बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं या खुद बहुत लेबर कर रहे हैं, हम बस उन्हीं पे कंसंट्रेट करेंगे, बाकी से हमें मतलब नहीं है पास हो फेल हो। तो ये अप्रोच नहीं हो सकता। ये सुनिश्चित करना, अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हर जो इंडिविजुअल है उसकी जरूरत का हमें ध्यान रखते हुए वो चीज करनी पड़ेगी। तो उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। सेल्फ गवर्नेंस, the lowermost tier will be involved in decision making, thus aiding the self governance institutions।
तो सेल्फ गवर्नेंस का मतलब ये है कि वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो सबसे नीचे लेवल पर लोग हैं, जो सबसे नीचे टायर में लोग हैं, उनका भी भागीदारी हो निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में, वो भी हमारे डिसीजंस में सम्मिलित हों, तो हम कहेंगे कि वो एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है। Deliberate democracy, with everyone's involvement, all decisions will be involved consensus decision making, the ensuring development for the majority of the society. तो deliberative डेमोक्रेसी हम लोग कई बार लीडरशिप में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब सबके जो व्यूज हैं उनको हम लेते हैं और उसके अनुसार हम एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचते हैं, सबके व्यूज को इन्वॉल्व करके, और जो मेजॉरिटी के लिए सही हो, जो मेजॉरिटी जिसके लिए रेडी हो, उस रास्ते को चुनते हैं जो विकास की तरफ प्रगतिशील हो। देन वी से डेलिब्रेट डेमोक्रेसी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी बदलाव या विकास के लिए जो भी हम कार्य सोच रहे हैं या कर रहे हैं, वो ये सुनिश्चित करे कि हमारे वातावरण को जो है वो हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अभी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात है नहीं। हैविंग एनवायरनमेंट एज अ स्टेक होल्डर, जब हम अपने वातावरण को भी अभी तक क्या था, हम उसको शायद अनदेखा कर देते थे कि हाँ लोग सेटिस्फाइड हो जाए। मान लीजिए लोग भी सेटिस्फाइड हो गए कि ये जो रेडिएशन है इससे लोगों को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, कंपनी भी खुश है, सब बढ़िया है, और लेकिन हम कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं उसके में भी टावर्स लगाने के लिए हम फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वहाँ की जो जनजाति है, फ्लोरा फौना है, वो इम्पैक्ट हो रहा है, नॉट जस्ट कोई अदर एग्जाम्पल, सपोजिशन। तो भी हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, उसको सुरक्षित करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है इस वक्त। नहीं तो जो हम लोग सफर कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना क्राइसिस हो, चाहे एनवायरमेंटल चेंज हो, वो बहुत जल्दी हम सबको इम्पैक्ट करेगा, और हमारे हमारे हाथ से वो चीजें निकल जाएंगी, तब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी कोई भी विकास के लिए जो डिसीजन हो डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो ये जरूर इंश्योर करे कि जो विकास है वो सस्टेनेबल रहेगा, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए वो सस्टेन करेगा। Poverty elevation, participation of all will ensure equitable distribution of resources and helping in poverty elevation. जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें रिसोर्सेज को जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, हम कह सकते हैं पैसे के आधार पर, तब जाकर जो पावर्टी है, गरीबी है, उसे हम हटा पाएंगे और प्रोग्राम विकास जो है वो इफेक्टिव हो पाएगा। एफिशिएंसी, involvement of people in governance will bring out accountability and transparency in the procedure, thus minimizing the overall cost of governance. तो जो हमारे डेमोक्रेसी में माना भी जाता है कि एफिशिएंसी, कोई भी जो प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एफिशिएंट तब होगा जब वहाँ के लोग जो है वो अकाउंटेबल होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे अपने काम में और उसकी जिम्मेदारी लेंगे। Though at a slow pace, India is moving towards this approach, as can be seen in various initiatives like, और भारत इसकी तरफ बढ़ भी रहा है। कुछ चीजें जो हम डिस्कस करें, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, इसमें एक पूरे हम कह सकते हैं नेशनल लेवल पे इस मुहिम को, ड्राइव को चलाया गया कि हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना है, हमें नदियों को साफ रखना है, और हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। Forest Rights Act, 73rd and 74th Constitutional Amendments, Corporate Social Responsibility. ये Corporate Social Responsibility क्या है? किसी को कोई आइडिया है? बताइए, अनम्यूट कर लीजिए सभी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, मान लीजिए एयरटेल है, वोडाफोन है, टाटा है, बिरला है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर अच्छा खासा है, तो सरकार ने ये एक हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप इतना जो अर्न कर रहे हो तो सोसाइटी में आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ देना चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये सब जो बड़े हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है इनकी कंपनी का, जिसमें कंपनी ये फील करती है कि सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। देखिए एग्जांपल देते हैं आपको एयरटेल का, आपने क्या है, भारतीय बाल, इनके स्कूल्स चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, बाल भारती करके आई थिंक इनके स्कूल्स चलते हैं, जिसमें जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है।
तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म में जो है, हाँ, बाल भारती पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो चलते हैं और उनके अंदर जो हमारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हर कंपनी जो है अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो हमारा समाज है, देश है और एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो इस तरह के जो लॉज हैं या गवर्नेंस, जो हमारी पॉलिसीज आती हैं, उसके थ्रू जो है सरकार कोशिश करती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अप्रोच है वो इंडिया आगे लेकर बढ़ सके, चल सके। और पावर्टी और हंगर के लिए हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं काफी सारे प्रोग्राम्स और क्या स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ने उसके लिए लिया है। डिस्पाइट द अचीवमेंट्स, there remain several lacuna in the moving towards this approach in India. अब कुछ लैक्यूना यानी जो कमियां हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो सामने आती हैं और जिस पर डेवलपमेंट के लिए काम करने की जरूरत है। अनप्रिपेयर्ड मासेस, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लैक्स लिटरेसी, स्पेशली फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस रिलेटेड. It becomes difficult to give equal weightage to the opinion of an ignorant majority. देखिए हम बार बार कहते हैं ना, इवन हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जैसे कि ये डिस्कशन जब हमेशा होता है, हम सरकारों से नाराज होते हैं कि इस सरकार ने काम नहीं किया या इसमें करप्शन बहुत है, इसमें लोग खराब हैं, और फिर बात घूम फिर के आती है कि हम ही लोगों ने तो चुना है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो उसमें लेकिन हमारी, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो डेमोक्रेसी में आप 18 साल के ऊपर हो तो आपको वोटिंग राइट है सभी के लिए, है ना। पर एक आयरनी ये है कि मान लीजिए कोई अनएजुकेटेड है जो अपना वोट कास्ट कर रहा है रिलीजन, कास्ट देखकर या जो भी इस तरह की सोच रखकर, ना कि सोच समझकर, कार्य देखकर कि कौन सी सरकारें जो हैं वो डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, समझ के काम कर रही हैं। तो मे बी जो एजुकेटेड सेक्शन होगा, इन मेजोरिटी, हम ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होते हैं, पर जो एजुकेटेड लोग हैं जो जानकर समझकर एनालाइज करके करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो वोटिंग क्राइटेरिया होगा वो बेटर होगा। और जो अनएजुकेटेड सेक्शन है उसका शायद वो इतना आकलन किए बिना इन चीजों से प्रभावित रहेगा। पर हमारे इस सिस्टम में दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी नंबर काउंट्स। अगर जो अनएजुकेटेड है उनका जो मेजॉरिटी है, उनका नंबर बहुत ज्यादा है, तो वो जीत जाएंगे, या वो जो रिप्रेजेंटेशन देंगे वो व्यक्ति जीत जाएगा, भले वो सही हो या ना सही हो, क्योंकि उसके वेट की, जो उसके वोट की जो वैल्यू है वो वही है जो एक एजुकेटेड पर्सन की है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये शो करती हैं कि हमारी जो मेजॉरिटी मासेस हैं, जहाँ लिटरेसी की कमी है, जहाँ पावर्टी है, हमारे डिसीजन गवर्नेंस के वो वही ले रहे हैं और उनका ज्यादा वेटेज है, तो वो चीज डेवलपमेंट के प्रोसेस में कहीं ना कहीं बाधक होती है। Diversity, needs and aspirations varies from region to region, hence it is extremely difficult to reach a common point. भारत, हम बोलते हैं बार बार, विविधताओं का देश है। देखिए जहाँ कल्चर, माहौल और हम कह सकते हैं काफी सारी चीजें एक जैसी होती हैं, वहाँ लोगों को किसी एक मत के लिए तैयार करना, हम कह सकते हैं मोटिवेट करना आसान होता है। पर जहाँ जितनी विभिन्नता रहेगी, जितना अलगाव रहेगा, यानी डिफरेंस रहेगा, और हमारे देश में तो हमें पता है कि हम कहते हैं ना, हर कदम पे पानी बदल जाता है। तो मिक्स ऑफ कल्चर है, मिक्स तरह का क्लाइमेट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बहुत सारे वेरिएशन है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी में कॉमन पॉइंट पे सबको कन्विंस करना थोड़ा सा टफ होता है, कठिन होता है। Lack of political will. The model of this approach required delegation of power and authority, which is difficult considering the political aspirations of those in power. तो हमने ऊपर जो बात की, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, डेलिब्रेट डेमोक्रेसी करिए, तो हम जो विकास की, जो हम जिस विकास का हम सपना देखते हैं उस तरफ हम जा पाएंगे। तो ये सब करने के लिए एक राजनीतिक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमारी सरकारें उतनी स्ट्रांग विल पावर से ऐसा करेंगी तभी हो पाएगा। तो ये सब कुछ जो हम कह सकते हैं चैलेंजेस हैं जो इंडिया के सामने हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में। बट स्टिल विथ ऑल द ऑड्स, स्टिल विथ ऑल द डाइवर्सिटी, हम आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर विकास के जो पथ है उसकी तरफ एक एक कदम रखकर आगे बढ़ रहे हैं। और पॉजिटिविटी से ही हम कह सकते हैं, आशावाद सोच से ही डेवलपमेंट होता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो वही है कि कोई भी समाज है उसमें सब खराब नहीं होते और सब अच्छे नहीं होते। तो जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग स्टेप्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस रास्ते पर,
वो उस देश को विकास के पथ पर आगे ले भी जाएंगे। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि बीइंग स्टूडेंट टीचर्स हम भी इस एस्पेक्ट को समझें और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें अपना अपना योगदान दें और इन कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करें कि हमें ग्रोथ की बात करनी तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी है, हमें सेल्फ गवर्नेंस की बात करनी है, डेलिब्रेट डेमोक्रेसी की बात करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है, पावर्टी और हंगर को मिटाना है और एफिशिएंट होकर सभी को मिलकर देश के विकास में योगदान देना है। Conclusion: stakeholder approach towards development is undoubtedly one of the best solutions to address the present issues in development. हम ये कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर अप्रोच यानी विकास की ये जो प्रक्रिया है, संघर्ष है, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स की जो मिनिमम नीड्स एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करना कम हम कह सकते हैं खर्चे में, और ये एक सबसे बेस्ट अप्रोच है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। However, given the problems that exist in its implementation, it is better to have a balanced approach that involves mass participation in most areas and centralized decision making where necessary. तो इसी अप्रोच को लेकर हमें आगे बढ़ना है और एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा जिसमें हम मासेस को भी जोड़ें और एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग लेकर आगे बढ़ें। तो दिस वाज स्टेक होल्डर अप्रोच ऑन डेवलपमेंट।